Hello everyone, how are you all? I hope you guys are doing well. So guys, welcome back to our channel and start करेंगे अपना आज का सेशन। तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे एज यूजली आपके UGC NET JRF एग्ज़ाम पेपर 1 के लिए वन लाइनर क्वेश्चंस जो कि हमने वन लाइनर क्वेश्चंस जो कि हमने आपके यूनिट 8 एनवायरनमेंट वाली जो यूनिट है वहाँ से लिए हैं। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये जस्ट आपके सिर्फ UGC NET JRF एग्ज़ाम के लिए ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो उसमें आपका GK और GS का एक जो पोर्शन रहता है, तो उस GK एंड GS के पोर्शन में आपसे एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी ये सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहें, वीडियो को विदाउट स्किप किए देखें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे मिस ना हो। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो UGC NET एग्ज़ाम की बेस्ट प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड ऑल्सो बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जब भी न्यू वीडियो हम अपलोड करें तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए गाइस, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे एंड सेशन को स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलरेडी हम इसके 15 क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस कर चुके हैं। सो क्वेश्चन नंबर 16 के साथ हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं एंड हमने अभी आपको बताया भी था कि अप्रॉक्स 50+ क्वेश्चंस हम लेकर आए हैं। तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं हमारे पास जिनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 के साथ स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। बट उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 16 इज पर्यावरण विभाग की स्थापना भारत सरकार द्वारा कब की गई थी? तो जो पर्यावरण विभाग है वो भारत सरकार के द्वारा 1980 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1980। तो ये बात आपको याद रखनी है कि व्हेन वाज द डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एस्टैब्लिश बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इंडिया की गवर्नमेंट ने डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट कब इस्टेब्लिश किया था? तो इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1980 में। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे। UNEP का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो UNEP का जो आपका मुख्यालय है वो आपका नैरोबी में है। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो सिर्फ फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं जो कि आपको याद रखने हैं, तो ये हम जल्दी जल्दी करेंगे। सो वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ UNEP? तो इट इज़ इन नैरोबी। कहाँ है? नैरोबी में है ना। वह कौन सी गैस है जो फोटोकॉपी वाली मशीन में उत्पन्न होती है? बिल्कुल, अब ये इम्पॉर्टेंट आ गया। फिर से ये बात आपको ध्यान रखनी है कि विच गैस इज़ प्रोड्यूस्ड इन अ फोटोकॉपी मशीन। जो फोटोकॉपी वाली मशीन होती है ना जहाँ से हम ज़ेरॉक्स कराते हैं अपना, तो ज़ेरॉक्स में बेसिकली कौन सी गैस प्रेजेंट होती है? तो ज़ेरॉक्स मशीन में हमारी ओजोन गैस जो है वो प्रेजेंट होती है। और ओजोन बेसिकली क्या है? तो ओजोन गैस जो है ये आपकी पेल येलो गैस है। ठीक है, पेल येलो कलर की ये गैस है। इसमें अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे। उसे नहीं है ये, पहली बात तो थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं, थोड़ा मिस्टेक्स हो जाती हैं टाइपिंग में। हाँ, उस पशु का नाम क्या है जिसे विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में अपनाया गया है? अब एक हमारा पशु है, ठीक है, जिसको विश्व वन्य जीव कोष ने एक सिंबल के रूप में जो है वो अपनाया है। इंग्लिश में देखेंगे, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द एनिमल दैट हैज़ बीन अडॉप्टेड एज अ सिंबल बाय द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड? तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड दैट इज़ WWF ने अपने सिंबल की तरह इनमें से एक एनिमल को कंसीडर किया, अडॉप्ट किया है। तो वो कौन है? वो आपका पांडा है। ठीक है, आपने पांडा की पिक्चर देखी होगी, तो उस पांडा का जो पिक्चर वाला सिंबल है उसको WWF ने क्या किया है? अडॉप्ट किया है। क्लियर? सो एनिमल याद रखना है, पांडा। चलेंगे, फिर से वही गड़बड़। उस राज्य का नाम क्या है
उस टाइगर राज्य जिसे कि टाइगर राज्य के नाम से जानते हैं। तो टाइगर रिज़र्व की अगर मैं बात करूं तो टाइगर रिज़र्व कहाँ है? एक ऐसा राज्य आपको बताना है जहां पर कि टाइगर रिज़र्व है। तो ऐसा राज्य है हमारा मध्य प्रदेश। और इसी मध्य प्रदेश से हमने प्रीवियस सेशन में भी एक क्वेश्चन डिस्कस किया था कि भारत का ऐसा प्रदेश जहाँ सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। तो भारत का ऐसा प्रदेश जहाँ सर्वाधिक वन पाए जाते हैं वो भी आपका मध्य प्रदेश है। और इसी मध्य प्रदेश को हम टाइगर रिज़र्व, यहाँ पे मतलब टाइगर राज्य के नाम से भी इसको जानते हैं, टाइगर स्टेट, क्योंकि यहाँ पर क्या है? टाइगर रिज़र्व है। क्लियर है? चलेंगे। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द स्टेट? दैट इज़ नोन एज टाइगर राज्य। तो ये है आपका मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, उस व्यक्ति का नाम क्या है जिसने वन महोत्सव का शुभारंभ किया था? अब एक व्यक्ति है जिसने कि आपका जो वन महोत्सव होता है ना, तो ये पूरा 1 वीक का महोत्सव होता है। तो इसको वन महोत्सव की अगर मैं बात करूं तो ये वन महोत्सव आपका इधर सितंबर के बाद ही जो अक्टूबर का फर्स्ट वीक होता है वहाँ उसमें सेलिब्रेट होता है। तो कहीं कहीं अलग भी होगा, लेकिन अभी अक्टूबर के फर्स्ट वीक में वन महोत्सव सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये जो वन महोत्सव है इसका शुभारंभ की अगर मैं बात करूं तो ये के.एम. मुंशी के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया था, इसका शुभारंभ हुआ था। तो व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पर्सन हु स्टार्टेड द वन महोत्सव? तो दैट इज़ के.एम. मुंशी। नेक्स्ट, उस स्थान का नाम क्या है जहाँ विश्व वन्यजीव संरक्षण कोष स्थित है? तो व्हाट इज़ द नेम ऑफ द प्लेस वेयर द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फंड इज़ लोकेटेड? तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फंड जो है वो कहाँ लोकेटेड है? तो इट इज़ लोकेटेड इन स्विट्ज़रलैंड। ये वन्य जीव संरक्षण कोष कहाँ स्थित है? तो ये आपका स्विट्ज़रलैंड में स्थित है। क्लियर? ओके, नाउ मूविंग टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस क्वेश्चन इज, उस फल का नाम क्या है जो सबसे पहले प्राचीन काल में उगाया गया था? तो सबसे पहले प्राचीन काल में जो पेड़ उगाया गया था वो है आपका खजूर। क्या है? खजूर, जिसको हम क्या कहते हैं? डेट। क्या कहते हैं? डेट। तो ये जो खजूर है ये आपका सबसे पहले पुराने समय में उगाया गया था। सो व्हाट्स द नेम ऑफ द फ्रूट दैट वाज फर्स्ट ग्रोन इन एंशिएंट टाइम? सबसे पहले डेट पाल्म को जो है वो उगाया था। ओके, सफोकेशन क्या है? अब हम लोग बोलते हैं ना कि सफोकेशन हो रहा है, सफोकेटेड फील हो रहा है। तो ये सफोकेटेड फील हमें क्यों होता है? तो क्यों होता है? जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की कमी के कारण हमारे जीवन पर जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है उसको हम सफोकेशन कहते हैं। जब ऑक्सीजन की कमी होती है ना, ऑक्सीजन हमें प्रॉपर नहीं मिल रहा होता, ऑक्सीजन सप्लाई हमें प्रॉपर नहीं मिल रही होती है, तो हमें क्या होता है? ब्रीथ करने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है, सांस लेने में दिक्कत आती है। तो उसी फेनोमेना को हम सफोकेशन के नाम से कहते हैं। अगर किसी बंद रूम में हमें बंद कर दिया जाए तो हम कहते हैं ना कि यहाँ बहुत ज़्यादा सफोकेटेड फील हो रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन कंटेंट नहीं है, जितनी हमें रिक्वायरमेंट है उतनी अवेलेबिलिटी वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन कंटेंट वहाँ कम है, तो इस वजह से हमें सफोकेटेड फील होता है। या बहुत सारे लोग अगर आसपास होते हैं तो उस एरिया में भी हमें सफोकेटेड फील होता है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो हमें उसकी सप्लाई हमारे पास प्रॉपर नहीं आ पाती है। तो व्हाट इज़ सफोकेशन? सो जो एडवर्स इफेक्ट पड़ते हैं हमारी लाइफ पे ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पर हमारा जी मचला सकता है, सांस लेने में दिक्कत आती है, चक्कर आ सकते हैं, वॉमिटिंग फील हो सकता है। तो ये सफोकेशन के कारण होते हैं। ये जो एडवर्स इफेक्ट है वो यही है कि आपका जी मचलाना, आपको चक्कर आना, आपको वॉमिटिंग फील होना, ये एडवर्स इफेक्ट हैं। और ये किस वजह से होते हैं? तो ऑक्सीजन की सप्लाई जब आपको प्रॉपर नहीं मिलती है तब आपको ये फील होता है, और इसी प्रोसेस, इसी फेनोमेना को हम सफोकेशन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, गैसों का नाम क्या है जो जलवायु परिवर्तन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो ऐसी गैसेस कौन सी हैं जो आपकी जलवायु परिवर्तन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो वो हमने भी ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था, वो है हमारी ग्रीन हाउस गैसेस। क्योंकि ये जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, जब इनका कंसंट्रेशन जब इन ग्रीन हाउस गैसेस का कंसंट्रेशन हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ जाता है
तो हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ कर जाता है। तो जब हमारा टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है तो हमारी जलवायु में क्या आता है, परिवर्तन आता है। तो जलवायु में परिवर्तन का जो मेन कारण है वो क्या है, वो ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, तो व्हाट इज़ द नेम ऑफ द गैस विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन क्लाइमेट चेंज, तो इट इज़ ग्रीन हाउस गैस। वह गैस कौन सी है जो सबसे ज़्यादा ओजोन गैस को क्षरित करती है। तो देखिए अब ये गैस भी आ गई। तो अगर मैं बात करूँ विच इज़ द गैस दैट डिप्लीट्स ओजोन गैस द मोस्ट, ओजोन लेयर जो है हमारे पास, ओजोन गैस छोड़ो, ये जो ओजोन लेयर है ना, अभी हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि ये जो ओजोन लेयर है ये बेसिकली क्या करती है, हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज़ को अर्थ तक आने से रोकती है, सो दैट ये जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज़ है इसकी वजह से जो भी कॉन्सिक्वेंसेज होंगे ह्यूमन लाइफ पर, एनिमल लाइफ, प्लांट लाइफ, उसको प्रोटेक्ट कर सके। क्योंकि अगर ये यूवी अल्ट्रावायलेट रेज़ के कांटेक्ट में कोई ह्यूमन आता है तो उसको कैटरेक्ट हो सकता है, उसको स्किन कैंसर हो सकता है, उसको स्किन डिजीज़ हो सकती हैं। तो ये इस सब से बचने के लिए इस सब से बचाता है ओजोन लेयर। तो ये, लेकिन ये जो ओजोन लेयर है ना, जब हमें कोई चीज़ बचा रही होती है ना तो उसका तो क्षरण होता ही होता है। क्योंकि जैसे देखा ना कि हमें ट्रीज़ हेल्पफुल थे तो ट्रीज़ को कट करने लगे, तो जो चीज़ काम आती है ना वो तो जल्दी समाप्त होती है, जल्दी ख़त्म होती है, जल्दी बिगड़ती है। जो चीज़ काम नहीं आती उसका कुछ नहीं होता। ये तो जनरल हम घर में भी देख लेते हैं। तो वही है, ओजोन लेयर तो हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही है। तो लेकिन ओजोन लेयर को भी हम क्या कर रहे हैं, हम उसको अल्टीमेटली हम कह सकते हैं रिटर्न में हम उसको कर रहे हैं डिप्लीट। तो इस ओजोन लेयर को हम डिप्लीट कैसे कर रहे हैं, तो ये ओजोन लेयर जो है वो डिप्लीट हो रही है। तो एक तरह की गैस है जिसकी वजह से ये ओजोन लेयर में क्या है, ओजोन लेयर वहाँ पे थिनिंग हो रही है लेयर की। तो जब थिनिंग हो रही है लेयर की तो वहाँ एक होल क्रिएट हो रहा है और उस होल से जो अल्ट्रावायलेट रेज़ है वो आराम से हमारी अर्थ तक आराम से आ पा रही हैं। तो ये किस वजह से हो रहा है, तो ये एक गैस है जिसका नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको कि हम CFC के नाम से जानते हैं। तो इस CFC गैस की वजह से हमारी जो ओजोन लेयर है वो डिप्लीट हो रही है। अगर मैं बात करूँ कि ये CFC कहाँ से जनरेट हो रही है, तो आजकल हम लोग जो AC का इतना ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं ना अपने घरों में, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, AC चला रहे हैं, भैया इस AC से क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC निकल रहा है जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल है हमारे एनवायरनमेंट के लिए। ठीक है, ये वाली गैस जो है ये बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट है AC से निकल रही है। ठीक है, रेफ्रिजरेटर्स जिसका यूज़ हम कर रहे हैं चीज़ें ठंडी रखने के लिए, पानी ठंडा रखने के लिए, इस रेफ्रिजरेटर से भी क्या निकल रहा है, इस रेफ्रिजरेटर से भी ये हमारी CFC रिलीज़ हो रही है। और ये CFC भी क्या कर रही है, अल्टीमेटली हमारी ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रही है, हमारे एनवायरनमेंट को हार्म पहुंचा रही है। एरोजल्स का जो हम यूज़ करते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ करें, तो इन सब से ही CFCs जो है वो रिलीज़ हो रही है एंड हमारे एनवायरनमेंट को डिप्लीट कर रही है, ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रही है। एंड अल्टीमेटली ओजोन लेयर जब डिप्लीट हो रही है तो जो अल्ट्रावायलेट रेज़ है वो हमारे अर्थ तक ईज़िली रीच हो रही है, उनकी ईज़िली आ पा रही हैं और फिर वो ह्यूमंस को और एनिमल्स को, प्लांट्स को अफेक्ट कर रही हैं। ठीक है, हाँ, सो कहते हैं ना कि रिटर्न में हम ही तो ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रहे हैं, तो फिर वही है, फिर ओजोन लेयर से जो UV रेज़ आ रही हैं फिर वो हमें डिप्लीट कर रही है। तो साइकिल वही चल रही है, हम किसी को कह सकते हो कि नुकसान पहुँचा रहे हैं तो हमें भी नुकसान मिल रहा है। नेक्स्ट, किन किन गैसों द्वारा मिलकर क्लोरोफ्लोरोकार्बन का निर्माण होता है। तो किन किन गैसों के द्वारा मिलकर क्लोरोफ्लोरोकार्बन का निर्माण होता है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का निर्माण एक तो आपके क्लोरोफ्लोरोकार्बन से होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन तो है, इसमें क्या आता है, क्लोरीन होता है, ठीक है, हाइड्रोजन आता है, फ्लोरीन आता है, कार्बन के परमाणुओं से मिलकर ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है बनता है। याद कर लीजिए, Cl आता है, इसमें H आता है, H2 हाइड्रोजन, एंड फ्लोरीन आता है, एंड आपका कार्बन आता है C। क्लियर, चलिए आगे बढ़ जाए, बिल्कुल बढ़ेंगे। विच गैसेस कंबाइन टू फॉर्म क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज मेड अप ऑफ एटम्स ऑफ क्लोरीन, हाइड्रोजन, फ्लोरीन एंड कार्बन। चलेंगे आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण भविष्य में प्रत्यक्ष परिणाम क्या होगा।
जो ग्रीन हाउस गैसेस का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है उसकी वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जो हमारा टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहा है, क्लाइमेट चेंज में ग्रीन हाउस गैस का जो रोल रह रहा है, इसकी वजह से आने वाले टाइम में क्या होगा। तो भैया देखो, जब टेम्परेचर कम होता है तो हमारे रेफ्रिजरेटर का हम कह सकते हैं ना कि जब हमारी प्रॉपर लाइट आ रही होती है, फ्रीज में रेफ्रिजरेटर में टेम्परेचर कम रहता है ना, तो वहाँ पे आइस जो है वो हमारी जम जाती है। या स्विट्ज़रलैंड वगैरह में भी जहाँ पे टेम्परेचर कम है तो वहाँ आइस होती है, स्नो होता है। लेकिन अगर आइस धूप निकल आए, ठीक है, हम आइस को रेफ्रिजरेटर में रखें तो वो हमारा फ्रोज़न फॉर्म में ही रहेगा, बट अगर हम लाके उसको धूप में रख दें तो वो क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है। तो वो क्यों होता है, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है। तो सेम वही चीज़ है कि जब टेम्परेचर हमारा बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करने लगेगा तो जो हमारे ग्लेशियर्स, जहाँ पे कि हमें फ्रोज़न फॉर्म में आइस मिलती है, जो ग्लेशियर्स हैं वो हमारे पिघलने लगेंगे। चलिए, और जब ये ग्लेशियर्स पिघलने लगेंगे तो हमारा जो वाटर लेवल है वो बढ़ जाएगा। अब ये मैं आपको ऑलरेडी बता भी चुकी हूँ कि हमारी ओशियंस, हमारी जो अर्थ है वो मोस्टली वाटर से कवर्ड है, बट वही है कि पीने योग्य पानी हमारे पास ज़्यादा नहीं है। तो जो ग्लेशियर्स भी जब पिघलेंगे तो ये पिघल के भी कहाँ जाएंगे, वाटर बॉडीज़ में जाएंगे। तो जो वाटर कंसंट्रेशन है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ करेगा, और जब पानी बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो रहने की जगहों भी थोड़ी कमी हो जाएंगी, है ना। तो वो हमें हार्मफुल, मतलब वो हमें अफेक्ट करेंगी। और ये जो पानी हमारे पास पीने का पानी नहीं है उसी में जाके मिलेगा, तो हम इसको यूज़ तो कर नहीं सकते, बस खाली ये हमें एक तरह से कह सकते हैं कि परेशानी ही पहुंचाएगा। तो ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव से क्या होंगे, ग्लेशियर्स जो हैं वो पिघलेंगे। तो व्हाट विल बी द डायरेक्ट रिजल्ट इन द फ्यूचर ड्यू टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट। सो ग्लेशियर्स विल स्टार्ट मेल्टिंग। ओके, भारत में किस व्यक्ति को वनों का आदमी कहा जाता है। तो हमने अभी ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था कि एक चिपको मूवमेंट करके, कि चिपको मूवमेंट का जो नेतृत्व था वो किसने किया था, वो सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। तो इसीलिए वो जो नेतृत्व उन्होंने किया था, उसी नेतृत्व के चलते सुंदरलाल बहुगुणा को वनों का आदमी या फिर वन मित्र के नाम से जाना गया था। ठीक है, वन मित्र या वनों के आदमी के नाम से सुंदरलाल बहुगुणा को जाना जाता है। तो विच पर्सन इन इंडिया इज़ कॉल्ड द मैन ऑफ द फॉरेस्ट। सो मैन ऑफ द फॉरेस्ट इज़ नोन एज सुंदरलाल बहुगुणा। नेक्स्ट, जैव विविधता सबसे अधिक किस स्थान पर पाई जाती है। तो ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि बायोडाइवर्सिटी जो है वो आपके उष्णकटिबंधीय वर्षा वन क्षेत्र में पाई जाएगी। क्यों पाई जाएगी, क्योंकि जब वहाँ पे बारिश होगी, प्रॉपर बारिश होगी तो ट्रीज़, प्लांट्स वगैरह हमारे काफ़ी ग्रो करेंगे। जब ट्रीज़, प्लांट्स ग्रो करेंगे तो वहाँ पर एनिमल्स भी हमारे, उनको खाने को प्रॉपर चीज़ मिलेंगी तो वो भी वहाँ पे रहेंगे। ठीक है, तो जैव विविधता सबसे अधिक हमारे उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाएगी। तो वेयर इज़ बायोडाइवर्सिटी फाउंड द मोस्ट, तो इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरिया, क्योंकि रेन होगी तो ग्रीनरी, जो प्लांट्स हैं वो बहुत ज़्यादा होंगे। जब खाने के लिए ग्रीनरी होगी तो एनिमल्स वगैरह भी यहाँ पर ज़्यादा रहना पसंद करेंगे। नेक्स्ट, बायोटेक्नोलॉजी पार्क किस जगह पर स्थित है। तो याद रखेंगे, बायोटेक्नोलॉजी पार्क इज सिचुएटेड इन लखनऊ। तो वेयर इज़ द बायोटेक्नोलॉजी पार्क लोकेटेड, सो इट इज़ लोकेटेड इन लखनऊ। क्लियर। चलिए, इजी सा क्वेश्चन है, किस दिन पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो पृथ्वी दिवस हम सभी 22 अप्रैल को मनाते हैं। पृथ्वी दिवस हम सभी 22 अप्रैल को मनाते हैं। On which day is Earth Day celebrated? So it is celebrated on 22nd of April. अच्छा, 22nd of April को तो हम पृथ्वी दिवस मनाते हैं। 22nd of March को हम क्या मनाते हैं, 22nd of March को हम वाटर डे मनाते हैं, वर्ल्ड वाटर डे, विश्व जल दिवस। क्लियर। चलिए, भविष्य के ईंधन की संज्ञा किसे दी गई है। तो भविष्य के ईंधन की संज्ञा हाइड्रोजन गैस को दी गई है। What is called the fuel of the future? So the fuel of the future is called hydrogen. Clear? चलिए, पर्यावरण का रक्षा कवच किसे कहा जाता है। तो भैया वही ओजोन परत को पर्यावरण का रक्षा कवच कहा जाता है, क्योंकि जब ओजोन लेयर हमारे प्लांट्स पे गिरती है तो वो प्लांट्स को भी जो यूवी हार्मफुल यूवी रेज आती है वो प्लांट्स पर आती है तो वो प्लांट्स को भी अफेक्ट करती है। तो जब हमारी जो ओजोन लेयर है वो इस यूवी रेज को आने से रोकती है, तो हम
कहेंगे उसको कि वो हमारे पर्यावरण का क्या है, रक्षा कवच है। तो व्हाट इज कॉल्ड द प्रोटेक्टिव शील्ड ऑफ द एनवायरनमेंट? तो प्रोटेक्टिव शील्ड इज नोन एज द ओजोन लेयर। अब बात आ जाती है रेड डेटा बुक की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा ये कहता है रेड डेटा बुक किससे संबंधित है, नाम बताइए। तो आपके जो विलुप्त प्राय जीव हैं, ठीक है, जो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं, उनको हम, वो स्पीशीज़ हमारी रेड डेटा बुक से रिलेटेड है। जैसे कुछ स्पीशीज़ जो हैं जो हमारी मतलब जल्द ही ख़त्म हो जाएंगी, तो उनको हम रेड डेटा बुक में वहाँ पर रखते हैं कि ताकि उनके लिए हम कुछ कर सकें, सो दैट कि हम उनको प्रोटेक्ट कर सकें, उनको हम ख़त्म होने से रोक सकें। तो उसके लिए हम कुछ नेसेसरी मेजर्स जो हैं वो ले सकते हैं, इसलिए हम उनको रेड डेटा बुक में रखते हैं। तो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ के लिए जो है रेड डेटा बुक इससे रिलेटेड है। सबसे प्रदूषित नगर विश्व में कौन सा है? तो सबसे प्रदूषित नगर की अगर मैं बात करूं विश्व में, तो वो है आपका मैक्सिको सिटी। कौन सी है? मैक्सिको सिटी। तो व्हाट इज़ द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड? तो इट इज़ मैक्सिको सिटी। वे जगह कहाँ है जहाँ पर एनवायरनमेंट एजुकेशन फॉर किड्स यूएसए स्थित है? तो ये याद रखेंगे, ये जगह है आपका विस्कोसिन, जहाँ पर कि एनवायरनमेंट एजुकेशन दी जाती है किड्स को, छोटे छोटे बच्चों को एनवायरनमेंट एजुकेशन विस्कोसिन में दी जाती है। वेयर इज़ द प्लेस वेयर एनवायरनमेंट एजुकेशन फॉर किड्स यूएसए इज लोकेटेड? तो इट इज़ इन विस्कॉन्सिन। नेक्स्ट, सीएनजी गैस का विस्तार रूप क्या है? सीएनजी गलत है भैया, सीएनजी की फुल फॉर्म लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं है, और ये भी लिक्विफाइड होता है, ठीक है। तो ये लिक्विफाइड ही गलत हो गया, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एलपीजी, ठीक है, एलपीजी। सीएनजी की अगर मैं बात करूं तो सीएनजी इज़ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, नॉट पेट्रोलियम गैस बल्कि नेचुरल गैस। तो सीएनजी की फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। हिंदी में भी लिख देती हूँ क्योंकि हिंदी में भी गलत लिखा है, ये गलत है। इंग्लिश में तो मैंने लिख दिया, हिंदी में लिख देते हैं कंप्रेस्ड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। चलिए, कितने डेसिबल से ध्वनि प्रदूषण माना जाता है? तो 65 डेसिबल से अगर आपकी जो वॉइस है, ध्वनि है, वो बढ़ गई तो उसको हम ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत मानते हैं, कि यानी 65 डेसिबल से ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत आएगी। सो हाउ मेनी डेसिबल्स इज कंसिडर नॉइस पॉल्यूशन? 65 डेसिबल। ना, जल प्रदूषण को मापने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है, नाम बताएंगे? तो वह है आपका बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जिसको हम क्या कहते हैं? बीओडी, ठीक है। 5 डेज़ के लिए होता है, इंक्यूबेशन में रखा जाता है वाटर सैंपल को, और फिर पता लगाया जाता है कि वाटर में बीओडी कंसंट्रेशन कितना है। नेक्स्ट है, ताजमहल के चरित होने पर पीले पड़ने का प्रमुख कारण क्या है? तो व्हाट इज़ द मेन रीज़न फॉर द ताजमहल टर्निंग येलो एंड डिसकलर्ड? जो ताजमहल का कलर उतर रहा है, वो येलो हो रहा है, क्योंकि वो जो सफ़ेद संगमरमर का बना था लेकिन वो भी पीला हो रहा है। वो क्यों हो रहा है? तो वो हो रहा है आपके अम्लीय वर्षा, एसिड रेन की वजह से। ये जो एसिड रेन है ये बेसिकली कैसे होती है? तो जो हमारे ऑटोमोबाइल से नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स निकलते हैं, ठीक है, और सल्फ़र के ऑक्साइड्स निकलते हैं, जब ये हमारे एटमॉस्फेयर में जाते हैं, जब ये हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ मिक्सअप होते हैं, तो ये HNO3 एंड H2SO4 का जो है वो फॉर्मेशन करते हैं। और ये HNO3 और H2SO4 जो है वो क्या करते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, ये क्या करते हैं? इसकी वजह से रेन जो कॉज होती है उसको हम एसिड रेन कहते हैं, क्योंकि उसमें हमारी एसिड की कंसंट्रेशन होती है। H2SO4 बेसिकली हम एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड उसको कहते हैं। तो और नाइट्रिक एसिड, जब ये इनका फॉर्मेशन हो जाता है पानी में, तो जो वाटर ड्रॉपलेट्स गिरती हैं उनमें एसिड होता है, तो उसकी वजह से ही ये हमारा जो
ताजमहल है उसका कलर जो है वो येलो हो रहा है और वो डिस्कलर्ड हो रहा है। पारिस्थितिकी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र भारत के किस राज्य में स्थित है? तो पारिस्थितिकी अनुसंधान और आपका जो प्रशिक्षण केंद्र है वो भारत के कर्नाटक यानी कि बेंगलुरु में स्थित है। Ecology Research and Training Center is located in which state of India? So it's located in Karnataka, Bengaluru. भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र भारत के किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र जो है वो भारत के गुजरात राज्य के अहमदाबाद में स्थापित किया गया है। ठीक है, चलेंगे। India's Environmental Education Center is established in which state of India? तो गुजरात, अहमदाबाद। ओके, अहमदाबाद इन गुजरात। नेक्स्ट अब हमारा आ गया विश्व वानिकी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे हम कब मनाते हैं? देखिए मैंने आपको वन महोत्सव बताया था, तो वन महोत्सव मैंने बताया था कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक में करते हैं, लेकिन ये जो आपका वानिकी दिवस होता है ये हम 21 मार्च को मनाते हैं और 22 मार्च को हम क्या मना रहे थे? जल दिवस मना रहे थे। ठीक है, तो 21 मार्च को हम विश्व वानिकी दिवस वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे मनाते हैं। ठीक है, चलेंगे। उस जगह का नाम बताना है। ठीक है, तो उस जगह का नाम क्या है जहाँ भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय स्थापित है? तो जहाँ भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय स्थित है वो जगह है आपकी कहाँ? देहरादून में। कहाँ है? देहरादून में। What is the name of the place where the headquarters of Indian Forest Survey is located? क्या नाम है उस जगह का जहाँ पे कि हेडक्वार्टर्स जो है इंडियन फॉरेस्ट सर्वे के लोकेटेड है? तो वो कहाँ है? देहरादून में है। 46 है उस जगह का नाम क्या है जहाँ भारतीय वन प्रबंधन संस्थान स्थित है? तो जहाँ भारतीय वन प्रबंधन संस्थान स्थित है उस जगह का नाम है भोपाल। और भोपाल क्या है? आपके बताया ना कि भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है, कैपिटल है। मध्य प्रदेश में क्या था? सर्वाधिक वन थे। ठीक है, एंड टाइगर रिजर्व है। What is the name of the place where the Indian Institute of Forest Management is located? तो Indian Institute of Forest Management is located in भोपाल। नेक्स्ट, भारत का स्थान कौन सा है विश्व में पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से? तो विश्व में पर्यावरण संरक्षण की अगर मैं बात करूं तो पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से भारत का विश्व में 101वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 101वां। आप सोचो कितना ज़्यादा, यानी कि बाकी कुछ जो हमारे 100 जो कंट्रीज़ होंगी वो कितनी ज़्यादा आप सोच सकते हो कि एनवायरनमेंट को लेकर अवेयर होंगी, है ना। तो इस वजह से ही तो वो हमसे पहले हैं। सोचो टॉप की जो कंट्रीज़ होंगी वो कितना ज़्यादा एफर्ट किया होगा, कितना ज़्यादा एनवायरनमेंट फ्रेंडली होंगी वो कंट्रीज़। तो हमें भी अपना एनवायरनमेंट को बचाना चाहिए भैया। व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन? तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की अगर हम बात करें तो हम जो करते हैं उससे कई गुना ज़्यादा हमसे पहले वाले 100 देश करते हैं। तो हमारा स्थान तो 101वां यानी कि 101st है। ओके, 101st। नेक्स्ट, भारत के समस्त भूभाग का कितना भाग पर्यावरण की समस्या के कारण बंजर पड़ा हुआ है? तो पर्यावरण की जो समस्या है उसकी वजह से हमारी भारत का कुछ भूभाग है जो बंजर पड़ा है। तो कुल भूमि का लगभग 1/3 हिस्सा जो है, कुल भूमि का लगभग 1/3 हिस्सा बंजर पड़ा हुआ है। क्यों बंजर पड़ा हुआ है? तो वो आपके पर्यावरण की समस्या के कारण बंजर पड़ा हुआ है। नेक्स्ट है, व्हाट पार्ट ऑफ द एंटायर लैंड एरिया ऑफ इंडिया इज़ लाइंग बैरन ड्यू टू द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स? अब यहाँ पर वही बोला जा रहा है कि अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल लैंड। चलिए कोई नहीं, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट प्राकृतिक संसाधनों को अलग अलग कितने वर्गों में विभाजित किया जा सकता है? तो प्राकृतिक संसाधनों को हम अलग अलग विभाजित कर सकते हैं, लाइक भूमि संसाधन, वन संसाधन, जल संसाधन, ऊर्जा संसाधन, खनिज संसाधन और खाद्य संसाधन में बांटा जा सकता है।
ठीक है। तो भूमि संसाधन, वन संसाधन, जल संसाधन, ऊर्जा संसाधन, खनिज संसाधन और खाद्य संसाधन में बांटा जा सकता है। तो natural resources can be divided into how many different categories? So natural resources can be divided into land resources, forest resources, water resources, energy resources, mineral resources and food resources. Clear? Okay now. पृथ्वी सम्मेलन सबसे पहले किस स्थान पर हुआ था? तो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन 3 से 4 जून 1992 ईस्वी में रियो डी जेनेरियो में हुआ था। इस सभी को पता है कहाँ हुआ था, रियो डी जेनेरियो में हुआ था। तो वेयर वॉज द अर्थ समिट हेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम? सो द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट वॉज हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो फ्रॉम 3 to 4 जून 1992 AD। क्लियर? सो आई होप आपको आंसर क्लियर हुआ होगा। एंड सेशन पसंद आया हो तो ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स में, सो दैट उनको भी इससे हेल्प मिल सके। तो हमने 2 पार्ट्स में 50 क्वेश्चंस जो थे वो एनवायरनमेंट के डिस्कस किए। कोशिश रहेगी कि और 50 क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हैं हम एनवायरनमेंट से। तो आप हमें अपने व्यूज़ ज़रूर से दीजिए कि क्या हमें और क्वेश्चंस लाने चाहिए एनवायरनमेंट से। आप चाहते हैं कि और आपको क्वेश्चन की सीरीज़ मिले एनवायरनमेंट से। और बाकी हमने टीचिंग एप्टीट्यूड की तो काफ़ी सारा हमने डिस्कस किया है नोट्स की फॉर्म में, कम्युनिकेशन भी डिस्कस किया हुआ है। तो अब धीरे धीरे नोट्स का फॉर्मेशन ख़त्म करके क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे और 1 लाइनर क्वेश्चंस के साथ ही जाएंगे ज़्यादातर, क्योंकि यहाँ ज़्यादा मतलब MCQs तो हम काफ़ी सारे डिस्कस कर चुके हैं। आप थोड़ा सा 1 लाइनर की तरफ आगे बढ़ेंगे। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। कमेंट में बताइएगा सेशन कैसा लगा। आपके एक लाइक से मोटिवेशन मिलता है, मेरे एफर्ट्स को थोड़ा सा लाइक ही बस आपको देना है और कुछ नहीं, तो ज़रूर से दे दीजिएगा। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। मिलेंगे अपनी नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।